वेलकम बैक। मैं अंश मल्होत्रा और जो मैं आज वीडियो लेके आया हूँ उसका टॉपिक है बैड बैंक। बैड बैंक असल में काफ़ी पुराना कंसेप्ट है, लेकिन इंडिया में अभी जब लास्ट ईयर 2021 का बजट पेश हुआ तो उसमें फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि इंडिया में भी अब एक बैड बैंक होगा। तो हम ये पूरा कंसेप्ट समझेंगे पहले, इसके क्या प्रोज़ हैं क्या कॉन्स हैं, उसके बाद इंडिया में क्या होगा, बैड बैंक का क्या शेप होगा। तो पहले कंसेप्ट समझना ज़रूरी है कि असल में ये करेगा क्या। देखिए, बैड बैंक जो होता है ना, एक फाइनेंशियल एंटिटी है जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स या फिर जो बैड लोन्स होते हैं उनको बैंक से ख़रीद लेती है। यहीं पर मैं एक बात क्लियर कर दूं कि बैड बैंक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो इंडिया में बनेगी, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ये सारी एक ही चीज़ होते हैं। और बैड बैंक कोई बैंक नहीं है, याद रखिएगा, ये कोई बैंक नहीं होता। ये तो एक टर्म होता है जो दी गई है, ये लीगली भी यूज़ नहीं करी जाती है। आरबीआई भी लीगली इस टर्म को यूज़ नहीं करता, क्योंकि बैड बैंक को ऑपरेट करने के लिए भी, मतलब एसेट रिकंस्ट्रक्शन को भी ऑपरेट करने के लिए आरबीआई से लाइसेंस लेना होता है। और आरबीआई के रूल के हिसाब से अगर आप बैंक का दो फंक्शंस, डिमांड और लोन नहीं लेते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स लेना और उसके बाद लोन एडवांस, ये दो काम नहीं करते तो आप अपने नाम में बैंक नहीं लगा सकते। ये बैड बैंक तो एक कंसेप्ट को समझने के लिए एक नाम दिया गया है। तो बैड बैंक, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ये सब एक ही चीज़ें हैं और बैड बैंक कोई बैंक नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या क्या अचीव करना चाहते हैं। इसका मेन मकसद ये है कि टू हेल्प टू ईज़ द बर्डन ऑन बैंक्स, उनके बर्डन को कम करना, उनकी बैलेंस शीट से बैड लोन्स को हटा देने का है, ताकि वो आगे और लेंडिंग कर सकें, क्रेडिट एक्सपेंशन कर सके। देखिए क्या होगा, यही सबसे इम्पोर्टेंट, जो अगर कोई पूछता भी है तो क्या होगा, बैंकों का बर्डन कम करना, उनके बैलेंस शीट से ये बैड लोन्स को हटा देना ताकि वो क्रेडिट एक्सपेंशन कर सकें। और क्यों हटा देना, क्योंकि अगर उनकी बैलेंस शीट्स पे बैड लोन रहेंगे तो आपको पता ही होगा आरबीआई के हिसाब से प्रोविजनिंग करनी पड़ती है ना। आपको कुछ परसेंट फिर अपने प्रॉफिट्स का रखना पड़ेगा इनका बैड लोन्स का प्रोविज़न करने के लिए। और जो ऑलमोस्ट एनपीए हो चुका है और लॉस एसेट हो चुका है उसके लिए तो 100% प्रोविज़न करके रखना पड़ता है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना पैसा बैंक के पास अटका रहेगा, जो क्रेडिट में अगर दिया जाता तो इकोनॉमी का कितना फ़ायदा होता। तो ये बैड बैंक का मेन ऑब्जेक्टिव है। अब हम देखते हैं कि बैड बैंक ऑपरेट कैसे करेगा। देखिए, जब बैंक से एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी या बैड बैंक ने ख़रीद लिया बैड लोन को, तो बैड बैंक क्या करेगा, उसको रीस्ट्रक्चर करेगा और फिर सेल करेगा इस एनपीए को इन्वेस्टर को, जो इसमें इंटरेस्टेड होंगे इसको परचेज़ करने में। देखिए क्या होगा, एक चीज़ आप समझिएगा कि मैंने ना एक वीडियो बनाया था सिक्योरिटाइजेशन पे, कि कैसे किसी भी एक एसेट को इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज़ में कन्वर्ट कर दिया जाता है ना, किसी भी एसेट को, तो उसको सिक्योरिटाइजेशन कहते हैं। ये कुछ वही चीज़ है। उसके बाद वो लोन ले लेंगे बैंक से, उसमें कुछ रीस्ट्रक्चरिंग करी जाएगी, कुछ लॉस उठाया जाएगा कि कट पे ही लेगा, और उसके बाद सेल किया जाएगा एनपीए को इन्वेस्टर्स को। उसकी क्या होगा कि उस लोन को लेके ना उसके बेसिस पर फिर क्या होगा कि सिक्योरिटीज़ बेची जाएंगी इन्वेस्टर्स को, लोग उस पर इन्वेस्ट करेंगे भी ये इस लोन से बैक्ड है। ये इतना आसान नहीं होता, क्योंकि हो सकता है कि क्योंकि वो ऑलरेडी एसेट ख़त्म हो चुका है, तो हो सकता है कि वो इन्वेस्टर उसको ना भी लेंगे। इतना इजी नहीं होता, लेकिन जर्नली प्रोसेस ये होता है। फिर क्या होता है कि बैड बैंक जो होता है वो प्रॉफिट बनाता है इन इट्स ऑपरेशन, अगर वो मैनेज कर लेता है उसको महंगे में बेचने के लिए, जो उसने कमर्शियल बैंक से ख़रीदा था, जितने में लोन ख़रीदा, और अगर वो उससे ज़्यादा में इन्वेस्टर्स को बेच पाता है, उससे ज़्यादा कैश फ्लो जनरेट कर पाता है, तो बैड बैंक को फ़ायदा हो जाता है। लेकिन जनरली क्या होता है कि बैड बैंक जो होते हैं ना, जो बड़े बैड बैंक होते हैं वो गवर्नमेंट बैक्ड ही होते हैं, और उनका मेन पर्पस ये होता है
कि बैंकों का स्ट्रेस कम करना, उनकी बैलेंस शीट को क्लीन करना है और उनको इस चीज़ से बाहर हटा देना, ताकि क्योंकि क्या होता है कि प्रोविजनिंग में बहुत सारा पैसा अटका रहता है, उसकी वजह से क्रेडिट एक्सपेंशन नहीं होता। वो सारा पैसा अगर मार्केट में आ जाएगा तो कितना फ़ायदा होगा। तो क्या होता है कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव हमेशा जनरली पैसा कमाना नहीं होता, क्योंकि और बैड बैंक प्राइवेट भी होते हैं, लेकिन पब्लिक बड़े जनरली बड़े एनपीए वही हैंडल कर पाते हैं, प्राइवेट की इतनी कैपेसिटी नहीं होती। तो इस तरीके से एक बैड बैंक ऑपरेट करता है। हम देखते हैं कि एक बैड बैंक के फ़ायदे क्या होते हैं, प्रोस क्या होते हैं। सिंगल एक्सक्लूसिव एंटिटी, पहला तो यही हुआ। ये क्या करेगा कि सारे बैड बैंक को जो है एक सिंगल एंटिटी के अंदर ले आएगा। क्या हो रहा है कि अभी भी जो इंडिया में भी बनने की, अभी हम आगे देखेंगे जो बात हो रही है ना, उसमें भी ऐसा ही है कि ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ के जो सारे एनपीए हैं ना, वो इकट्ठे कर लिए जाएंगे और इनको बेच दिए जाएंगे। जो ये नई दो एसेट कंस्ट्रक्शन कंपनी बनी, अभी हम आगे देखते हैं, तो सिंगल एंटिटी के पास आ जाएगा। तो आइडिया तो है ना, ये सबसे बड़ा फ़ायदा होगा। फिर क्योंकि फिर क्या होगा कि आपने शायद इकोनॉमिक्स और स्केल आपने पढ़ा होगा कि अगर एक एंटिटी के पास सारा लोन आ जाएगा तो वो मार्केट में फिर एक कहते हैं ना कि एक बेटर प्रोडक्ट दे पाएगी, बेटर सिक्योरिटी दे पाएगी और कम इंटरेस्ट पे दे पाएगी। जो आइडिया है ना बैड बैंक का, वो कोई ज़्यादा नया नहीं है। मैंने जैसे शुरुआत में बताया था, ये यूएस और जर्मनी और जापान में भी ट्राई करा जा चुका है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि जब 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था ना, तो बहुत हालत ख़राब हो गई थी, बहुत सिचुएशन ख़राब हो गई थी, ऑलमोस्ट पूरी इकोनॉमी स्टैंड स्टिल पर आ गई थी, क्रेडिट बिल्कुल जाम होने वाला था। लेकिन फाइनेंशियल, वहाँ जो फाइनेंशियल ट्रेजरी है, फाइनेंशियल सेक्रेटरी है, फाइनेंशियल मिनिस्ट्री है, उसने एक ट्रबल एसेट प्रोग्राम निकाला है। उसने क्या किया, फाइनेंशियल सिस्टम को स्टेबलाइज़ किया बाय हैविंग, गवर्नमेंट ने बाय कर ली वो सारी जो मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज़ थी ना और बैंक स्टॉक्स को। ऐसे ही मतलब ये जो इस टाइप के लोन्स थे ना, वो गवर्नमेंट ने बैक कर लिए, गवर्नमेंट ने ख़रीद लिए। क्योंकि जैसे लहमान ब्रदर्स थे, इन्होंने जो मॉर्गेज पे बनी हुई सिक्योरिटीज़ ख़रीद के आगे लोगों को दी थी ना, वो अब ये पूरा नहीं कर पा रहे थे। तो क्योंकि लोग तो अपना पैसा मांग रहे थे, एसेट उनके पास लिक्विड थे नहीं, बैंक्रप्सी हुई, तो बहुत सारे बैंकों को, और फिर जो उन बैंकों ने इन सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करा था उन सब को, क्योंकि वो सारे फेल हो गए, गिर गए, तो गवर्नमेंट ने उस समय जो भी बैड लोन एनपीए बने ना उसको ख़रीद लिया था। और बहुत बड़ा, शायद $800 बिलियन, इमेजिन कर सकते हैं कितनी बड़ी रकम है। तो ये प्रोग्राम ट्रबल एसेट रिलीफ प्रोग्राम में भी उस समय यूएस गवर्नमेंट ने ऐसे ही लोन्स को जो एनपीए हो गए थे 2018 फाइनेंशियल क्राइसिस में, उसको बाय कर लिया था। तो एक एग्जांपल है, पूछा जा सकता है। फिर इसका फ़ायदा ये होगा कि जो कैपिटल फ्री हो जाएगा, जो कौन सा कैपिटल फ्री हो जाएगा, जो प्रोविज़न किया जाता है बैड लोन्स के लिए, आराम से आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, अपना आगे क्रेडिट एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हैं। आप याद रखिएगा कि आज इंडिया में कम से कम कहते हैं, आज तो मैं शायद ना बोलूँ, थोड़ा समय पहले तक 5 लाख करोड़ के करीब जो डाटा है, जो पैसा है, वो प्रोविजंस के थ्रू स्टॉक हुआ है बैंकों के। वो सारा फ्रीज़ करना है, वो सारा रिलीज़ करना है। तो इसीलिए वो कैपिटल को फीड करेगा। और तीसरा ये है कि कैपिटल बफर भी, इट कैन हेल्प इम्प्रूव बैंक लेंडिंग, ठीक है ना। इम्प्रूव मतलब ये होगा कि कैपिटल बफर कैसे बनेगा, जैसे कि क्या होगा कि जो बैंक अब प्रोविजंस करते थे वो छोड़कर, वो बेजल नॉर्म्स जो हैं उनके लिए जो उन्हें कैपिटल अलग करना होता है, वो कैपिटल बफर्स बनेंगे बैंक, और रिस्क मतलब जिसे कहते हैं ना कि, और रिस्क जो रिस्क से बचने की उनमें और पावर आ जाएगी, है ना। तो कैपिटल, जो उनके कैपिटल, आपको पता ही होगा बेजल नॉर्म्स में कैसे अलग अलग टाइप के कैपिटल्स को मेंटेन करना होता है, उन बफर को मेंटेन करने में भी ये बैंक हेल्प करेंगे जब उनकी प्रोविजनिंग से पैसा बचेगा। तो हमें कुछ इसके इश्यूज़ भी देखने चाहिए कि क्या रिस्क इन्वॉल्व हो सकते हैं बैड बैंक में। देखिए क्या होता है कि ऐसा कहा जाता है कि ये तो एक मियरली शिफ्ट होता है गवर्नमेंट के एक हैंड से दूसरे हैंड को, क्योंकि जो जनरली इस बारी का भी जो मेन बैंक है, अभी आपको ये चीज़ समझ आएगी, NARCL जो है,
वो वाला बैंक जो है भी गवर्नमेंट बैक्ड है। तो द बैड बैंक जो गवर्नमेंट के थ्रू बैक्ड होते हैं, जनरली सारे नहीं होते, याद रखिएगा, विल मियरली शिफ्ट बैड एसेट्स। मतलब क्या हुआ, सरकारी बैंकों से उठा के सरकारी कंपनी में डाल दिया, तो क्या हुआ? ये तो कोई बात नहीं हुई, ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। ये भी एक आरोप लगाया जाता है बैड बैंक पे कि भी ये तो सरकार का तरीका है आंखें वाइट वॉश करने का सिटीजन्स की। फिर एक दूसरा चार्ज ये लगता है बैड बैंक्स पे कि भी असल में प्रॉब्लम ये है का, असल में लोग ये कहते हैं कि भाई मेन प्रॉब्लम जो एनपीए के पीछे वो है ना कि पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक इन्फ्लुएंस जो होता है बहुत है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। लोकल एमएलए या एमपीज़ का फ़ोन आ जाता है कि भाई आप इन लोगों को लोन दो, हैं, रूल्स को बेंड करके, तो वो उनकी परफॉर्मेंस को असल में इफ़ेक्ट करते हैं। तो जो है, जो बैड बैंक का जो ये आइडिया है ये ठीक नहीं है, रूट प्रॉब्लम को ये एड्रेस नहीं करता। ये बात कुछ हद तक ठीक भी है, लेकिन पूरी तरह से ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है एनपीए की, इसमें अलग अलग तरीक़ों को यूज़ करना ही पड़ता है, एक तरीके से ये सॉल्व नहीं होगी। लोक अदालत भी यूज़ की जाती है, आपका डेब्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल भी यूएचएस सरफाई एक्ट भी यूज़ किया जाता है, आईबीसी इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड भी है, बैड बैंक है। ये सब मेथड को इन्वॉल्व किया जाएगा तब जाके जो है ये एनपीए की प्रॉब्लम ठीक होती है। तो ये बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है कि गवर्नेंस असल में इम्प्रूव करनी बहुत ज़रूरी है। एटॉनमी, उनकी डे टू डे फंक्शनिंग में इंटरफेयर ना करना ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो भी आप बड़े स्कैम देख लीजिए, पीछे नीरव मोदी, विजय माल्या, तो कुछ भी देखा जाए तो इसमें गवर्नेंस जो है बैंक के लेवल पर ये तो सामने आई है कि कैसे कमी है उसमें, ये तो बिल्कुल साफ साफ नज़र आता है। तीसरा है रिस्क ऑफ मॉरल हैज़ार्ड। मैं आपको एक बात बता दूं कि मॉरल हैज़ार्ड होता क्या है। जनरली ये कहा जाता है इकोनॉमिक्स में कि मॉरल हैज़ार्ड ये होता है कि आप दो पार्टियां हैं और आपके ऊपर, मान लीजिए इंश्योरेंस सेक्टर में सबसे बढ़िया इसका एग्जांपल ये होता है कि इंश्योरेंस कंपनी को ये डर होता है कि आपको अगर ये वो इंश्योर कर देती है, मान लीजिए आपको बाइक को इंश्योर कर देती है, तो आप हो सकता है कि आप केयरलेस हो जाएं और आप बैग का ध्यान ना रखें, लॉक नहीं लगाया, ऐसे ही छोड़ दिया और वो चोरी होने के ज़्यादा चांसेस बढ़ गए, तो सर इंश्योरेंस कंपनी को ख़तरा होगा, इसलिए वो आपको कभी पूरा इंश्योर नहीं करती, ताकि आपको पता हो कि अगर आप केयरलेस रहेंगे तो कुछ नुकसान आपको भी उठाना पड़ेगा। तो यही मॉरल पे रिस्क हैज़ार्ड यहीं पे भी इन्वॉल्व है, यही प्रॉब्लम। इसको कहते हैं टू बिग टू फेल, जो 2008 में भी कहीं यूएस में हर ऑलमोस्ट बड़े बैंकों को लगता था है, और उसके बाद कईयों को, बड़े बैंकों को बचाया भी। तो ये बड़े बैंकों में एक परेशानी ज़रूर होती है कि जो उन्हें पता है कि अगर बैड बैंक है, इसको लोन ट्रांसफ़र करा जा सकता है, सरकार की बैकिंग इसको है, तो वो और रेकलेसली लेंड करना शुरू कर दें, और इससे तो बैड लोन का क्राइसिस और बढ़ जाएगा। तो ये कुछ रिस्क इन्वॉल्व होते हैं और कुछ जो एक्सपर्ट के चिंताएं हैं जो इसमें बताई गई हैं। तो अब चलिए, अब हम बैड बैंक जो असल में इंडिया में बनने वाला है उसकी बात कर लेते हैं। तो क्या होता है कि 2021 की यूनियन बजट की स्पीच में फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि इंडिया में भी एक बैड बैंक होगा। बड़े बहुत समय तक कंसल्टेशन चली, बहुत इश्यूज़ थे जो मैंने अभी हमने बात किए, क्योंकि फिर सरकार पे उल्टे सीधे आरोप भी लगते हैं अगर गलत काम हो जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अनाउंस किया कि दो कंपनियां बनेंगी, द नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन, ये अलॉन्ग विद इंडिया डेप्थ रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड, जो बैड लोन्स है उनका फर्स्ट सेट को बैंक से टेक ओवर करेगी और उनको रिजॉल्व करेगी। अब हम इनके कंपनियों के बारे में देखते हैं। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, देखिए पहली कंपनी जो है, इसको कंपनीज एक्ट के थ्रू बनाया गया और इसको अप्लाई करना होगा आरबीआई के लाइसेंस के लिए। ये किस टाइप की कंपनी होगी? एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, बैड बैंक भी कहते हैं इनको, प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा, बैड बैंक कोई अपने आप में बैंक नहीं होता, ये तो आरबीआई टर्म भी यूज़ नहीं करता, क्योंकि ये गंदे
बेकार लोन लेता है तो इसलिए इसको बैड लोन कहने लग गए। ये जो कंपनी है ये बैंक्स ने सेटअप की है, जो सारे लोन्स को एग्रीगेट करेगा, कंसोलिडेट करेगा और इनका रेजोल्यूशन होगा। इस कंपनी के अंदर पब्लिक सेक्टर बैंक की 51 ओनरशिप है, मेजॉरिटी ओनरशिप है, प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा। फिर दूसरा कंपनी है इंडिया डेप्थ रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड, IDRCL। ये सर्विस कंपनी होगी जो इन एसेट को उसने ख़रीद लिया, अब ये मैनेज करेगी और मार्केट प्रोफेशनल्स के साथ अरेंज करेगी। असल में वो हो गया, उसका काम हो गया बाइंग करना, नेगोशिएट करना, ऑक्शन में पार्ट लेना, और इसका काम हो गया उन एसेट्स को मैनेज करना और अल्टीमेटली मार्केट में बेचना। ठीक है ना। तो पब्लिक सेक्टर बैंक और पब्लिक FCI मतलब पब्लिक FI जनरली LIC, सरकार के म्यूचुअल फंड्स, इसमें से 49% इसमें उनका माइनॉरिटी स्टेक होगा और बाकी प्राइवेट बैंक्स का होगा। इसमें इंडिया डेप्ट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड में ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को अवॉइड करने के लिए किया गया होगा, क्योंकि क्या है कि एक ही मतलब अगर बैंक, सरकारी बैंकों में ज़्यादा NPA है और एसेट रिकंस्ट्रक्शन में तो मेजॉरिटी है ही है पब्लिक सेक्टर बैंकों की, उसके बाद मैनेजमेंट करने में भी अगर इनकी प्रॉब्लम हो जाती है तो यहाँ तो बहुत हो जाएगा कि वो फिर आप जानते हैं ना कि यहाँ कहीं आप देख रहे हैं कि लोन बेचने वाला भी सरकारी, लोन ख़रीदने वाला भी सरकारी और लोन को फिर उसके बाद मैनेज करने वाला भी सरकारी। तो ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को अवॉइड करने के लिए ही ऐसा किया गया है। अब कुछ क्वेश्चंस थे, ये PIB का बड़ा ही अच्छा जो है ना एक आया था बुलेटिन, तो उसमें ये सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा था, वहीं से ही लिया गया है ये। अब वाई इज़ NARCL और IDCL ये जो टाइप स्ट्रक्चर है क्यों चाहिए, जब ऑलरेडी 28 एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं। सरफासाई एक्ट में जो ये सब बनी थी, आज तक उसी के एक्ट के अंदर बनती थी। देखिए जो अभी की एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है ना, उन्होंने हेल्प किया है रेजोल्यूशन करने के लिए, लेकिन बहुत स्मॉल लोन्स का। लेकिन जिस टाइप के, जिस लेवल के 2 लाख करोड़ के NPS को करना है, जिनका इतना बड़ा लार्ज स्टॉक, उसके लिए कुछ एडिशनल अल्टरनेटिव्स चाहिए होंगे, तो इसलिए ये स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ी जो बजट में अनाउंस किया गया। अब क्वेश्चन उठता है कि ये कंपनीज काम कैसे करेंगी। तो क्या करेगा कि पहली बात तो वही हुई कि NARCL जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है वो इन एसेट्स को एक्वायर करेगी बाय मेकिंग एन ऑफ़र टू द लीड बैंक, है ना, लीड बैंक लेंडर हो गया जो। अब NACRL का जब ऑफ़र एक्सेप्ट किया जाएगा तो फिर हम दूसरी कंपनी को एंगेज करेंगे जो इसका मैनेज करेगी और वैल्यू एडिशन करेगी, रीस्ट्रक्चरिंग करेगी। ठीक है ना। फिर क्या होगा कि इनका एग्रीमेंट हुआ है दोनों कंपनी का, और डेप्ट मैनेजमेंट जो एग्रीमेंट किया है वो इन 2 एंटिटीज़ के बीच में एग्जीक्यूट होगा। देखिए अब ये एक प्लीज़ इसको याद रखिए जब अगली लाइन आ रही है, दिस अरेंजमेंट विल बी ऑन अ प्रिंसिपल एजेंट बेसिस। मतलब प्रिंसिपल और एजेंट की बड़ी अच्छा प्रॉब्लम होती है जो इकोनॉमिक्स में डिस्कस होती है, कि जब इंश्योरेंस कंपनी का जैसे मैंने एग्जांपल दिया, तो उसमें इंश्योरेंस कंपनी तो प्रिंसिपल हुई और आप एजेंट हुए, तो है तो क्या होता है कि प्रिंसिपल एजेंट बेसिस का मतलब ये हुआ कि फाइनल अप्रूवल और जो ओनरशिप होगी इन एसेट की, रेजोल्यूशन की ओनरशिप, जो भी हम ये जो एसेट्स ख़रीदे गए हैं और जो अल्टीमेटली मैनेज करने के बाद फाइनल अप्रूवल कि इतने में रिलीज़ किया जाए या नहीं, वो NARCL के पास ही रहेगी, याद रखिएगा। क्या, फाइनल अप्रूवल एंड द ओनरशिप फॉर द रेजोल्यूशन, वो सारा NARCL के पास ही रहेगा। अब एक लास्ट में क्वेश्चन ये उठता है कि वाई इज़ अ गवर्नमेंट गारंटी नीडेड, क्या ज़रूरत थी। रेजोल्यूशन मैकेनिज़्म क्या होता है इस नेचर का जो होता है, जहाँ इतना पैसा इन्वॉल्व है वो प्राइवेट कंपनीज अपने पार्ट पे नहीं कर सकती। ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ के मैंने आपको बताया, अभी तो ये होना के सोच रही है, इससे ज़्यादा भी निकल सकते हैं। इससे बैंक, गवर्नमेंट की बैकिंग बहुत ज़रूरी होती है। गवर्नमेंट गारंटी को इन्वोक तब किया जाएगा जब अंडरलाइंग एसेट से जो अमाउंट रिलाइज़ होगा ना, और जो सिक्योरिटी रिसिप्ट इशू करते हैं अगर उसमें कोई इशू आते हैं तो।
मतलब ये हुआ कि मीनिंग क्या निकला कि आप कंपनी ने लोन को ख़रीद लिया, ठीक है। अब लोन ख़रीद लिया, अब उसको वो इसको रीस्ट्रक्चर करेगी और देखेगी कि इसकी क्या वैल्यू बनेगी अब मार्केट के हिसाब से। उसके बाद वो सिक्योरिटीज़ रिलीज़ करती है। तो सिक्योरिटीज़ लोग कितनी ख़रीदते हैं, किस हिसाब से उसकी डिमांड बनती है। अगर वो सारे सिक्योरिटीज़ बेचने के बाद इतना शॉर्टफॉल कुछ आ जाता है जितने का उसने ख़रीदा था, या रीस्ट्रक्चरिंग करने के बाद जो उसकी वैल्यू बची, तो वो शॉर्टफॉल को कवर करने के लिए आप बैंक की गारंटी आइए। क्योंकि बैंक की गारंटी होगी और 5 साल के लिए रहेगी 30,000 करोड़ तक की, तो जो सिक्योरिटीज़ ख़रीदेंगे भी उनको भी एक थोड़ा सा फेथ रहेगा कि भी नहीं, हमारे को जो हम सिक्योरिटीज़ है कभी बाउंस नहीं होंगी, ये कभी डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट की बैकिंग है। ये बहुत ज़रूरी थी इतने बड़े एनपीए को क्लियर करने के लिए। जनरली ये पूल ऑफ एसेट्स हैं, तो इट इज़ रीज़नेबल कि मैनी ऑफ देम एक्विजिशन कॉस्ट कवर हो जाएगी। अब क्या हुआ कि ये पूरा चीज़ डिस्कस करने के बाद ना, ये स्विस चैलेंज ऑक्शन है जो मैं एक्सप्लेन करना चाहता था। ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टर्म है, और मतलब आपको अगर इसके बारे में पता है ना, तो डेफ़िनेटली आप दूसरों के एडवांटेज में। तो स्विस चैलेंज ऑक्शन क्या हुआ, देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि स्विस चैलेंज ऑक्शन जो है, वो जो बैंक जब अपने लोन्स का ऑक्शन करते हैं ना, तो वो यही मेथड यूज़ करते हैं, स्विस चैलेंज ऑक्शन, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इवन जो बड़ी बड़ी पब्लिक प्रोक्योरमेंट होती हैं या बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए बिडिंग करी जाती है, तो उसमें ये मेथड यूज़ होता है। तो जो बैंक्स अपना एनपीए सेल करते हैं वो यही मेथड इन्वॉल्व करते हैं, तो ये समझना ज़रूरी है। देखिए जो स्विस चैलेंज है ना, वो एक मेथड है बिडिंग का जो ऑफन पब्लिक प्रोजेक्ट्स में यूज़ किया जाता है, जिसमें क्या होता है कि जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट के लिए यूज़ की जाती है, जिसमें क्या होता है कि जो इंटरेस्टेड पार्टी है ना, वो इनिशिएट करती है, अनसॉलिसिटेड बिड करती है। अनसॉलिसिटेड बिड होती है कि गवर्नमेंट ने बिड मांगी नहीं है, कोई प्रपोज़ल दिया नहीं, आप अपने बिल पे ही सरकार को इनिशिएट करते हो और प्रपोज़ल देते हो। कॉन्ट्रैक्टर किसी प्रोजेक्ट के लिए देता है ना, अपने आप ही देता है, तो इसको अनसॉलिसिटेड बिड भी कहते हैं। गवर्नमेंट क्या करती है, उसके बाद क्या करेगी, आपने बिडिंग की, उसको पसंद आई कि भी बड़े सही चीज़ के लिए इसने बिड किया है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उस डिटेल्स को पब्लिक कर देती है, पब्लिक में आउट कर देती है, और बाकियों से प्रपोज़ल मंगवाती है जो इसमें इंटरेस्टेड है और भी लोग। उसके बाद जब बिड रिसीव होती है, तो जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्टर था ना, जिसने पहली बारी बिड को इनिशिएट किया, उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो मैच करे बेस्ट बिड को। एग्जाम्पल से समझिए आप इसको, एक जो ऑनगोइंग केसेस चल रहे हैं बैंक्रप्सी के जो बिक रहे हैं, आपको पता है एनएसीआर खरीद रहा है, वहाँ होता क्या है। मान लीजिए एक स्विस चैलेंज कैसे होगा, 2 राउंड की बिडिंग कैसे होगी। एक कंपनी है जो पहले राउंड की बिड को जीत गई, उसने कहा कि भाई मैं 1,000 करोड़ में ये आपने, गवर्नमेंट ने अभी कोई बाहर नहीं किया है, या फिर किया भी है, दोनों केसेस में होगा ये, बैंकों ने बिडिंग की अनाउंस किया है कि भाई वो अनाउंस किया या फिर अनाउंस नहीं किया, आप जाके कहते हो कंपनी ए कि भाई ये वाला प्लांट जो है ना, मैं 1,000 करोड़ में ख़रीद लेता हूँ। अब क्या करेंगे बैंक, कि बैंक ने वो चीज़ पब्लिक कर दी कि भाई जो भी इस प्लांट को ख़रीदने में और हैं चाहते हैं वो आ जाएं। तो सेकंड, अब दूसरी बार बोली लगेगी। मान लीजिए कंपनी बी आई, उसने कहा कि भी 1,500 करोड़, तो कंपनी ए को ऑफ़र की जाएगी दूसरी अपॉर्चुनिटी कि भी क्या आप मैच करते हो इस बिड को, है। अगर तो वो रिफ्यूज़ कर देता है तो कंपनी बी कहेगी भाई तू ले जा। अगर कंपनी बी कहती है कि चलो मैं 1,500 देने को तैयार हूँ, तो प्लांट 1,500 का हो जाएगा। ये होता है स्विस चैलेंज। तो प्लीज़ इसको याद रखिएगा कि कैसे ये चीज़ होती है। अब हम इसके बेनिफिट देखते हैं कि मेथड का फ़ायदा क्या होता है। क्या होता है कि ये एक अलाउ करता है किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर को या किसी भी कंपनी को कि वो खुद ही प्रपोज़ल दे किसी नए प्रोजेक्ट के लिए, जो कि सरकार ने मांगा भी नहीं, विदाउट वेटिंग फॉर द गवर्नमेंट।
टू कॉल। इसकी वजह से क्या होता है कि इससे इनोवेशन बढ़ती है और कॉन्ट्रैक्टर कुछ वो वाले प्रोजेक्ट सरकार के सामने ला सकते हैं जो सरकार भी सोच नहीं सकती इवन। तो इनोवेशन को फॉस्टर करता है। और दूसरा ये है कि अगर इसको बैंक्रप्सी केसेस में इन्वॉल्व किया जाए तो बैंक्स को अच्छी बिडिंग मिल जाती है। कहते हैं ना कि जितना पैसा वो ले सकती है स्ट्रेस एसेट से, क्योंकि देखिए स्ट्रेस एसेट जब हो गया एनपीओ होगा तो उसको लॉस तो उठाना ही पड़ता है। वो हेयर कट करे या उसको राइट ऑफ करना पड़े, उसको ये तो करना ही पड़ता है, लेकिन उसे कुछ नुकसान तो होता ही होता है। तो क्या होता है कि जितना पैसा वो स्क्वीज़ कर सके वो अच्छा है। तो ये मेथड हेल्प करता है उसमें। अब फाइनली हम लास्ट में देखते हैं कि रिस्क क्या इन्वॉल्व है। रिस्क बहुत ज़रूरी है ये देखना। क्या होता है कि इसमें कि बाय अलाउइंग अ बिडर टू इनिशिएट अ बिड एंड गिविंग द फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूज़ल, ये क्या होता है कि ये एक ऐसा कॉन्ट्रेक्चुअल राइट होता है कि किसी बिज़नेस को एंटर करने के लिए, टू एंटर इनटू बिज़नेस, इट इज़ अ कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू एंटर इनटू अ बिज़नेस ट्रांजेक्शन विद अ पर्सन और अ कंपनी बिफोर एनीवन एल्स कैन। मतलब जब ऊपर वाली कंपनी ने 1,000 करोड़ रुपए बोले थे, बिड किया, उसने उसको पब्लिक किया, मान लीजिए बैंक ने, कंपनी बी ने बोला जी 1,500 करोड़, तो लोन उसको दे देना चाहिए था कि भाई ठीक है तूने बड़ी लगाई। नहीं, लेकिन फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूज़ल के चलते हुए उसने ए कंपनी को फिर सेकंड अपॉर्चुनिटी दी कि तुम मानता है तो ठीक, नहीं मांगता तो हम कंपनी बी को दे दे। ये जो राइट मिलता है इसकी वजह से कई बार कहा जा सकता है कि फेवरेटिज़म हो सकता है ना। हो सकता है कि सरकार को अपने लोगों को ना ये दे दे, एक आरोप है। तो इससे करप्शन के भी डोर्स खुल सकते हैं, इसमें कुछ चांसेस बनते हैं। लेकिन जनरली ये कहा जाता है कि अगर पब्लिक करी जाती है ना पूरी डिटेल को और अच्छा उसका एडवर्टीज़मेंट किया जाता है टेंडर रिलीज़ करते हुए बड़े न्यूज़पेपर्स, तो इसके चांसेस कम हो जाते हैं। तो फाइनली ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। आपको अगर कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा और इसको लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अगर और किसी के काम आ सकती है तो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।